हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम MCQ ऑन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल यानी हमारी जो कंपनी अकाउंट्स जो सेकंड बुक है उसका फर्स्ट जो चैप्टर है शेयर कैपिटल, उससे संबंधित हम किस तरह से MCQ करेंगे ये आज हम सीखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से शेयर कैपिटल से संबंधित MCQ एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा MCQ है यहाँ पर, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ यानी कि किस उद्देश्य के लिए, मतलब ये चार ऑप्शन हमको दिए हैं नीचे ABCD, इन चार ऑप्शन में किस उद्देश्य के लिए हम इक्विटी शेयर का इशू नहीं कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है ये हमको बताना है। तो देखो, हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं एक्चुअल में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये केस रिसिट्स सबसे पहला दिया है। तो केस रिसिट्स मतलब क्या है कि शेयर इशू करेंगे, यानी कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है और उससे पैसा प्राप्त करती है, यानी कि शेयर इक्विटी शेयर इशूड फॉर कैश। ओके, कैश के लिए इशू किए जाते हैं और अदर देन कैश के लिए भी किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि यहाँ शेयर बेच के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई मनी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये केस रिसिट्स के रूप में शेयर हम इशू कर सकते हैं। हमको यहाँ पूछा कि किस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, ये कैन नॉट बी इशूड, तो यहाँ पे कर सकते हैं परचेस ऑफ असेट्स। अब जैसे हमने कोई कंपनी कोई असेट्स परचेस कर दी, जैसे बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, और उसके बदले में वो क्या पेमेंट करेगी, तो पेमेंट कैश में भी कर सकती है, शेयर्स में भी कर सकती है, डिबेंचर्स में भी कर सकती है और चेक के थ्रू भी कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम कोई असेट्स परचेस करते हैं, यानी कि यहाँ कंपनी के केस की बात कर रहा हूँ मैं कि कंपनी कोई भी असेट्स परचेस करेगी तो उसके बदले में वो क्या करेगी, शेयर में पेमेंट कर सकती है। जैसे बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर मतलब शेयर इशू किए जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी कर सकती है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब डिबेंचर का रिडेम्पशन करते हैं। हम जानते हैं कि डिबेंचर्स किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए 2 साल 3 साल 5 साल के लिए इशू किए जाते हैं। जब उसका रिडेम्पशन करेंगे तो उनको जो शेयर होल्डर्स विलिंग होते हैं कि हाँ मतलब हम पेमेंट करेंगे, कैश में नहीं, हमारे पास कैश नहीं हो उस समय, तो ऐसी कंडीशन में हम शेयर में भी पेमेंट कर सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स को। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिबेंचर का पेमेंट भी, यानी कि रिडेम्पशन मतलब उसका भुगतान यानी पेमेंट भी हम इक्विटी शेयर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन में हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, बस ये केस है हमारा जो कि करेक्ट आंसर है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड मीन्स क्या होगा कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, जैसे करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का जो हिस्सा हर शेयर होल्डर को दिया जाता है उनके शेयर के रेशो के हिसाब से, कि उन्होंने कंपनी के कुल शेयर में से कितने शेयर लिए उसके हिसाब से उनका डिविडेंड जब दिया जाता है। तो याद रखना, डिविडेंड प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, कैपिटल में से नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये इक्विटी शेयर एक्चुअल में कैपिटल हो गई हमारी, तो कैपिटल में से नहीं कर सकते। डिविडेंड जो दिया जाएगा, डिविडेंड मीन्स होता है लाभ का अंश, लाभांश के नाम से जाना जाता है, तो लाभ में से ही दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अंतर्गत कैपिटल में से नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर हमारा 4th नंबर का जो यहाँ पर ऑप्शन है ये करेक्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के वितरण के लिए हम इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हैं, यानी डिविडेंड का पेमेंट हम शेयर में नहीं कर सकते हैं। आ गया होगा आपको समझ में ये। ओके, अब हम सेकंड लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने यहाँ पर मेंबर्स हो सकते हैं। मेंबर्स मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो भी मतलब उसके जो प्रमोटर्स है कितने हो सकते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर ध्यान देना, 1956 जब कंपनी एक्ट बना था तो उसमें मैक्सिमम नंबर थे 50, लेकिन जब अब हमारा जो अकाउंटिंग होती है शेयर कैपिटल के हिसाब से तो उसमें हमारा कंपनी एक्ट 2013 चलता है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर 50 से बढ़ा के 200 कर दिया गया है। तो यहाँ पर 200 याद रखना है यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ पर अगर 1956 का पूछता तो अपन कितना लिखते हैं, यहाँ पर 50 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो अभी जो एप्लीकेबल है हमारा 2013 कंपनी एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, यहाँ पर 200। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर तीसरा नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर में क्या है, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू, यानी कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अब कौन से शेयर होल्डर की बात, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम क्या मानते हैं यहाँ पर नॉर्मल शेयर्स यानी कि इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर जिनको बेचे जाते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, कहाँ तक ये पूछा उसने, लिमिटेड टू डैश 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 ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम,
यानी किसी व्यक्ति को हमने शेयर अलॉट किए तो उसकी लायबिलिटी जो होगी, शेयर होल्डर की लायबिलिटी कहाँ तक होगी। तो यहाँ पर देखना, एक तो पहला ऑप्शन दिया हमको यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है, यानी शेयर जिस कीमत पे बेचे जाते हैं, जो उस पर प्रिंटेड रहती है, या जिसको हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने एक शेयर की वैल्यू लिख के दे रखी है कि हमारा एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, या रजिस्ट्रार को हम लिख के देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, नॉमिनल वैल्यू, या उसको हम फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ये फेस वैल्यू, जैसे ये फेस वैल्यू आई, यानी एक शेयर कितने का हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के दिया, जैसे सपोज करना कि हमारा शेयर एक 100 रुपये का है, तो ये उसकी फेस वैल्यू होगी। ओके, तो ये फेस वैल्यू छपी हुई कीमत होती है। और पेडअप क्या होती है, अब पेडअप वैल्यू क्या होती है बता देता हूँ। पेडअप वैल्यू मतलब जो कंपनी की फेस वैल्यू होती है, कंपनी उसको 3 या 4 भागों में मंगाती है। जैसे हम जानते हैं कि एप्लीकेशन पे पैसा मंगाया जाता है, अलॉटमेंट पे पैसा मंगाया जाता है कंपनी के द्वारा, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, और आगे जाके आप कॉलेज में सीखेंगे तो थर्ड कॉल एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है इसके अंतर्गत। ओके, यानी कि 4 या 5 प्रकार से पैसा मंगा सकते हैं। इस साल हमारे कोर्स में 4 तक है कि 4 इंस्टॉलमेंट में हम पैसा मंगाते हैं। ओके, जो 4 मैंने बता चुका हूँ आपको, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इसमें हम देखेंगे कि शेयर का वो भाग जो कि शेयर होल्डर को देना है, वो उसने जितना पेड कर दिया है, जैसे 100 रुपये का शेयर है और उसने अभी तक कंपनी ने जितना पैसा मंगाया था, वो उसकी क्या कहलाती है, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का वो भाग जो उसने पेड कर दिया है शेयर होल्डर ने, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी पेड अप वैल्यू। तो यहाँ तक पर हमको यही बताना कि एक शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है, उसको जितने शेयर अलॉट करेंगे तो वो कहाँ तक लिमिटेड है, तो हमको याद रखना उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि एक शेयर की कीमत है 100 रुपये, अभी तक उसने सपोज करो 60 रुपीज़ दिए हैं, तो हम उससे 40 और मंगा सकते हैं। कार्ड कितने कर सकते हैं उससे हम, 40 रुपीज़, या उसने 80 दिए हैं, 80 दिए हैं तो हम कितना मंगा सकते हैं उससे, 20। इससे ज़्यादा पैसा नहीं मंगा सकते हैं, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ओके, चलो, तो यहाँ पर याद रखना फेस वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया यहाँ पर कि जो फेस वैल्यू तक ही उसकी लायबिलिटी शेयर होल्डर की लिमिटेड होगी, जितने शेयर उसको अलॉट किए हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर में दिया है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट के अनुसार क्या बोल रहा है वो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट डेज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ऑफ द इशूड अमाउंट, यानी कि कंपनी के द्वारा जितने भी यहाँ पर इशू किए जाते हैं, है ना, तो वो इशूड अमाउंट के कितने परसेंट पर फिक्स किया गया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पर याद रखना कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, 90%। कंपनीज एक्ट के अनुसार ये कितना है, 90% फिक्स किया गया है इशूड अमाउंट का। ओके, तो हमारा ये अल्टरनेटिव सी इज द करेक्ट। इसके बाद देखेंगे हम एज पर सेबी। अब यहाँ पर एज पर सेबी गाइडलाइंस, अब सेबी की गाइडलाइन के अनुसार क्या होगा कि जो एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी, याद रखना एप्लीकेशन मनी होती है, शुड नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए, और किसकी वैल्यू का, है ना, यहाँ पर आगे लिखा है शुड नॉट बी लेस देन, ये जो परसेंटेज होगा इसमें कोई एक करेक्ट है उसका, ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर, हर एक शेयर की जो इशू प्राइस होती है। इशू प्राइस क्या होती है, जिस पर हमने इशू किया है शेयर को, जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पर हम इशू करते हैं उसको हम बोलते हैं इशू प्राइस। तो वो इशू प्राइस जो हर एक शेयर की होती है उसके कितने परसेंट से कम नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन मनी, तो याद रखना इसके अंतर्गत ये वैल्यू आएगी 25%। 25% यानी जो इशू प्राइस होगी उसके 25% से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 10 रुपये का शेयर है तो 25% क्या होगा उसका, 2 रुपीज़ 50 पैसे, यानी 2.5 रुपये, उससे कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर एप्लीकेशन मनी। ओके, और अगर सपोज करो 100 का है तो 25 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर कौन सा सही है यहाँ पर, सी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इश्यूड एट 8% प्रीमियम टू द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। मतलब हमने एक कंपनी है, उसके जितने भी प्रमोटर्स होंगे तो प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए जो उन्होंने कंपनी को अपनी सर्विसेज दी है, क्योंकि मालिक क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, इसके अंतर्गत कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट करता है और उसको आगे बढ़ाता है, यानी कि कंपनी की गुडविल को बढ़ाता है वो। तो उनकी सर्विसेज के लिए कंपनी के जो प्रमोटर्स को हमने 8% प्रीमियम पर हमने क्या दिया, उनको
4,000 इक्विटी शेयर्स दिए और एक 10 का यानी 40,000 रुपीज़ उनकी सर्विसेज के बदले में हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है इसके अंतर्गत विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो याद रखना हम शेयर दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को तो क्रिएट कर देंगे, पर डेबिट कौन सा अकाउंट होगा वो पूछा हमसे। तो कंपनी के मतलब जब हम प्रमोटर्स को शेयर देते हैं तो उससे कैश नहीं लेते हैं, ये उनकी सर्विसेज के बदले में, उनकी जो उन्होंने हार्ड वर्किंग की है उसके बदले में हम शेयर इशू कर रहे हैं उनको। तो इसके लिए यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल शेयर इशू करें तो हमारे पास यार हमारी लाइबिलिटी है ना। तो यहाँ पर ये तो डेबिट होगा नहीं, ये तो क्रेडिट होता उल्टा हो। गुडविल अकाउंट एंड इन कॉर्पोरेशन कास्ट अकाउंट ये डेबिट होगा। क्यों? कंपनी को उन्होंने क्या दी, लोकप्रियता दी, यानी गुडविल दिले भाई उनको, लोकप्रियता। गुडविल क्या होती है? एक तरह से लोकप्रियता है। तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, या तो गुडविल को डेबिट कर सकते हैं या इन कॉर्पोरेशन कास्ट अकाउंट को हम डेबिट कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब दो आगे हम और देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ हमसे डेबिट वाले अकाउंट को पूछा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो प्रीमियम का 8% है, तो वो प्रीमियम का जो पैसा है वो भी कहाँ जाएगा, वो भी तो उसमें ही जाएगा, इसके अंदर का सिक्योरिटी प्रीमियम में वो क्रेडिट होगा। लेकिन डेबिट का अकाउंट पूछा हमसे यहाँ पर, तो यहाँ पर डेबिट वाला अकाउंट हमारा ये था। फोर्थ नंबर लेते हैं कैश अकाउंट। शेयर इशू करें हमने प्रमोटर को तो कैश थोड़ी ले रहे हैं, फिर सर्विस का पैसा का दिया हमने उनको, है ना। तो कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। मतलब बी इज द करेक्ट आंसर इन द 4 ऑप्शंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹1,25,000 इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ ₹1,50,000, यानी कि यहाँ पर वेंडर्स आ रहा है, इसका मतलब आप ये वेंडर्स में कंसीडर करना। वेंडर किस कंडीशन में आता है, यानी एक कंपनी जो कंटिन्यू लॉसेस में जा रही होगी या किसी कारणवश वो अपनी कंपनी को सेल आउट करना चाहती है, तो वो वेंडर कंपनी कहलाएगी। सेलिंग कंपनी नहीं बोलेंगे उसको, सेलिंग क्योंकि वो कंपनी को बेचना उसका ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं। तो कंपनी क्या कर रही है, अपनी कंपनी को बेच रही है। ओके, तो वो वेंडर हुआ, वेंडर हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हमने वेंडर को क्या दिया है, फुल्ली पेड दिए। फुल्ली पेड यानी कि अब ना लेना ना देना, 1,25,000 रुपये के शेयर दे दिए। जबकि हमने नेट एसेट्स, अब नेट एसेट्स क्या होती है, अब नेट एसेट्स पे कंसीडर करेंगे। 1,50,000 की नेट एसेट्स ली, यानी जो कंपनी बंद हो रही है उसको खरीदने वाली जो कंपनी यानी परचेसिंग कंपनी। तो परचेसिंग कंपनी से वेंडर कंपनी की जो असेट्स है उसको भी ले रही है, उसके साथ साथ उसकी जो लाइबिलिटीज होगी वो लाइबिलिटीज भी लेगी, उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो याद रखना कि जो असेट्स ली गई है परचेसिंग कंपनी के द्वारा, उसमें से ली गई आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो असेट्स में से लाइबिलिटीज जो ली गई है माइनस कर देंगे, तो जो आएगा डिफरेंस वो कहलाता है नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स कितने के लिए, 150। अब 1,50,000 की असेट्स ले ली हमने। ओके, उसमें हम पेमेंट कितना कर रहे हैं उसको, 1,25,000। ओके, ये फुल्ली पेड है। अब वो 25,000 ना लेना ना देना, तो वो हमारा जो शेयर इशू किए हमने, वो जो 25,000 का बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस कहाँ पर क्रेडिट होगा। तो चूंकि हमने शेयर इशू किए हैं तो वो प्रीमियम पे किए होंगे। तो ये याद रखना, इसके अंतर्गत वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंतर्गत 25,000 रुपये क्रेडिट होंगे। SPR अकाउंट लिखा मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। कैश यहाँ पर क्रेडिट नहीं होगी इसके अंतर्गत। और न स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा P&L नहीं है, लाभ हानि खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकते 25,000 हम। ये चूंकि शेयर इशू करने पर हमको फायदा हो रहा है, यानी कि हमने प्रीमियम पे इशू किया उसको, यानी 1,50,000 रुपये के बदले में उसको 1,25,000 के शेयर प्रीमियम पर दिए, तो 25,000 रुपये हमारा SPR में आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखना, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स, यानी कि जो शेयर इशू कर रहे हैं उसको प्रीमियम पे इशू करेंगे। तो प्रीमियम पे जब शेयर को इशू किया जाता है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। तो याद रखना, इसके लिए कंपनी एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। नो लिमिट इज द करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा इसका नो लिमिट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉर व्हाट पर्पस, यानी किस उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज, यानी किस उद्देश्य के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है, 4 कंडीशन दे रखी है हमको अल्टरनेटिव, इसमें किस कंडीशन में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज़ नहीं कर सकते, ये बताना है। तो इसमें देखना है, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी जैसे हमने इस्टेब्लिश की, एकदम तो प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा, तो प्रोडक्शन शुरू होगा उसके बाद प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से ही हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन शुरू हुआ उसके पहले जो कंपनी की फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस है वो कहलाते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस।
तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अमोटाइज करने के लिए, है ना, अमोटाइजेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है, इसमें कर सकते हैं। ओके, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम, जो एक्चुअल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर कौन सा पैसा आता है, हमारा प्रॉफिट का पैसा होता है एक्चुअल में, कैपिटल प्रॉफिट का। तो ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अमोटाइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसमें कर सकते हैं। हमसे उसने नॉट पूछा यहाँ पे, नॉट भी यूटिलाइज, यानी किस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, तो ये तो कर सकते हैं, ये हमारा सही आंसर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। याद रखना, मैंने पहले भी बताया था इसके अंदर कि जो डिविडेंड ऑफ शेयर्स होता है, वो डिविडेंड का जो पैसा दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो हमेशा प्रॉफिट में से किया जाएगा। कौन से प्रॉफिट में से? जो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है करंट ईयर का, उसमें से किया जाएगा। कैपिटल में से इसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ना शेयर इशू, शेयर जैसे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर इशू की है और उससे जो पैसा आया उससे भी नहीं करेंगे, यानी कैपिटल में से भी पेमेंट नहीं होता है। केवल पेमेंट किस में से होगा इसका, हमेशा याद रखना, ये होता है डिविडेंड में से, यानी लाभ में से, लाभ में से इसका पेमेंट किया जाता है। तो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो हमारा राइट आंसर ये होगा। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं, बोनस शेयर के रूप में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद बायबैक ऑफ ओन शेयर्स, हमारे जैसे खुद के शेयर, हमने शेयर इशू कर दिए, मार्केट में उस शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, तो कंपनियां क्या करती है, जब वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से, जो हमने इशू प्राइस थी हमारी, उससे कम हो जाती है, मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो अपने खुद के शेयर खरीद के भी रिडेम्पशन करती है वो। ओके, तो वो खरीद लेती है शेयर इसके अंतर्गत, तो अपने शेयर खरीदने में भी बायबैक कर रहे हैं इसके अंतर्गत, तो इसमें भी यूटिलाइज किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा। केवल हमारा जो आंसर है जिसमें नहीं किया जा सकता वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में इसका, यानी एसपीआर का पैसा यूज़ नहीं किया जा सकता है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हमारा ये यहाँ पर, एज पर टेबल एफ। अब टेबल एफ के अनुसार, कंपनी एक्ट के अंदर टेबल एफ के अनुसार क्या है, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे, मतलब कंपनी को पे करने की आवश्यकता होती है। क्या पे करना है? इंटरेस्ट की रेट जो दे रखी है, इसमें से कोई एक इंटरेस्ट की रेट करेक्ट आंसर है। इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, यानी कि जब शेयर होल्डर, यानी कि जब हम कॉल्ड अप कैपिटल मंगाते हैं इसके अंतर्गत, यानी अलाटमेंट का पैसा मंगाया या एप्लीकेशन का पैसा तो खैर ही जाता है, अलाटमेंट का पैसा मंगाया, तो अलाटमेंट के समय अगर उसके बाद वाली कॉल का पैसा अलाटमेंट के समय आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और अगर बाद वाला पैसा हमको पहले प्राप्त हो जाता है वो कॉल्स इन एडवांस है, और अभी का पैसा जो मंगवाया अभी प्राप्त नहीं हुआ, बाद में होगा, तो उसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो कंपनी एक्ट के अंदर ये पहले रूल था इसका 5% और 6% का रूल था, यानी कॉल्स इन एरियर पे कंपनी क्या करती थी, 5% इंटरेस्ट लेती थी और कॉल्स इन एडवांस पे 6% देती थी। अब वो टेबल एफ के अनुसार 2013 में ये चेंजेस हुआ इसमें, और वो रेटें डबल कर दी, जो 5 थी वो 10 हो गई, 6 थी वो 12 हो गई। तो याद रखना, कॉल्स इन एरियर पर कंपनी कितना इंटरेस्ट लेती है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ये लेती है यहाँ पर 10% कॉल्स इन एरियर पर, और देगी कितना, 12%। ओके, तो 12% पर एनम जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जय हिंद।